सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। शब्द विचार। शब्द शब्द क्या है? शब्द जो है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आप इन शब्दों की सीढ़ी को ध्यान से देखिए। जैसे कि कौवा, आदमी, मीना, रथ, थर्मस, सफल, लहसुन, नगर, रहीम, महिमा, माखन, नकलची। ठीक है। आपने देखा कि वर्णों के मेल से किस तरह से ये शब्द बनाए गए हैं। ठीक है। और इन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हमारे मन में जो भी भाव या विचार आते हैं तो उसको प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शब्द का। और इस आधार पर शब्द को मतलब कुछ भागों में बांटा गया है। शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा स्रोत के आधार पर, तीसरा होता है रचना के आधार पर और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। ठीक है। अब आपके सामने दो शब्द हैं, पुस्तक और मकल। पुस्तक शब्द का तो अर्थ है, ठीक है, लेकिन मकल शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। इस प्रकार पुस्तक एक सार्थक शब्द हो गया और मकल निरर्थक। इसी तरह अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुस आदि। ठीक है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? तो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है। अब इसको हम आगे के पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं तो इसी को आगे पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर अभी हमने देखा शब्द के भेद। अब हम देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत मतलब कहाँ से वो शब्द आए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। ठीक है, या आगत शब्द। अब हम तत्सम शब्द को देखेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। बच्चों इन शब्दों का अब दूसरा है तद्भव। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। बच्चों जैसे कि आपने तत्सम में देखा कि संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हम लोग ज्यों का त्यों हिंदी में करते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, ग्राम आदि। लेकिन तद्भव क्या होता है कि संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। ठीक है। अब देशज शब्द। देशज ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, वैसे शब्दों को हम देशी या देशज शब्द कहते हैं।
जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट, पगड़ी, लोटा आदि। विदेशी शब्द हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया मतलब हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहु प्रचलित हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग भाषा देशों से आए शब्द, जैसे कि हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। ठीक है। अब रचना के आधार पर हम देखते हैं शब्द के भेद को। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला ऋण, दूसरा यौगिक, तीसरा योग ऋण। ऋण शब्द क्या होते हैं? तो ये ऋण शब्द वैसे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि। बच्चों, अगर इन शब्दों को हम लोग अलग अलग बांटें तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, इनका कोई ये अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई खंड नहीं किया जा सकता, उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, तो वैसे शब्दों को हम लोग ऋण शब्द कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब ऋण के बाद यौगिक। ठीक है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ प्लस शाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है। यज्ञ हिमालय, हिमालय में हिम प्लस आलय, हिम का आलय, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब जहाँ बर्फ होता है, उस बर्फ के रहने की जगह। तो इस तरह से अगर हिमालय को अगर हम हिमालय जैसे हिम प्लस आलय, अगर हिमालय को हम 2 भागों में बांटते हैं, हिम प्लस आलय, तो दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। जैसे हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का जहाँ पर बर्फ रहता है। तो इस तरह से अगर हिमालय को हम लोग खंड किए तो दोनों का अलग अलग अर्थ हुआ, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं योग ऋण। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। ठीक है। ऐसे शब्द योग ऋण कहलाते हैं। लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंबा है उदर जिनका। ठीक है। जैसे कि गणेश। दशानन का 10 आनन है जिसके, तो 10 आनन मतलब मुख, जिसके 10 मुख हो, तो वो कौन है? तो रावण। ठीक है। रावण को भी हम लोग दशानन कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, मतलब कि नीलकंठ हम लोग शंकर भगवान को भी कहते हैं। तो वैसे शब्द योग ऋण कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वैसे शब्द कहलाते हैं जैसे जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि उनका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है। अब अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। उनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। ठीक है। इनका जैसे कि किसी भी स्थिति में इन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं।